नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पिछले एक साल में जो भी डिजीजेस, जो भी बीमारियां सुर्खियों में रही हैं। तो इसमें हम उन सभी डिजीज के बारे में बात करेंगे जिसके या तो बहुत सारे केसेस सामने आए हों, या फिर जिसको लेकर कोई भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश करी गई हो, या फिर किसी और वजह से वो न्यूज़ में रही हो, या फिर जैसे मान लीजिए कोई दवाई सामने आई है, कोई वैक्सीन सामने आई है। उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ करी जाएगी। बेसिकली इस वीडियो को हम पेश कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2021। लेकिन अगर आप लोग पीसीएस की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, वहां पर भी इन सभी डिजीज के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा बन जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। शुरू करने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अनअकैडमी की वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए सब्सक्रिप्शन पेश कराई गई है, जिसमें कि जीएस और ऑप्शनल की आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन दी जा रही है, जिसमें अगर आपको 25% का डिस्काउंट लेना है तो ये वैलिड है आपको केवल और केवल 26 मई तक ऑफर ये वैलिड है। तो पहले ये 12 मई तक ऑफर वैलिड था, लेकिन अब जो है ये 26 मई तक ऑफर वैलिड करवा दिया गया है। और इसमें अगर आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं यूजिंग माई कोड, दैट इज अनि UPSC। अगर आप लोग ये कोड यूज करते हैं तो आपको इस प्राइस के ऊपर भी एडिशनल 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ऑल्सो अगर आप लोग किसी भी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि SSC हुआ, बैंकिंग हुआ, रेलवेज हुआ, या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन हुए, उनमें भी आप लोग जाके ये वाला कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आप सीधा 10% का डिस्काउंट अवेल करवा सकते हैं। राइट, तो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मोर टाइम। सबसे पहली चीज की बात कर लेते हैं, एपिलेप्सी। सबसे पहली बीमारी जो कि सुर्खियों में थी। एपिलेप्सी क्या है? तो एपिलेप्सी बेसिकली एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि आपके ब्रेन को अफेक्ट करती है, जिसमें कि जो ब्रेन की एक्टिविटी है, दिमाग की जो गतिविधियां हैं, वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, वो नॉर्मल नहीं रहती हैं। इसमें होता क्या है, देखिए, इसमें नॉर्मली तो सीजर होता है। सीजर का मतलब क्या होता है, आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, कई बार आपने ऐसे टीवी पे देखा होगा कि कोई इंसान है जिसको, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है, उसकी पूरी बॉडी हिल रही है। तो इसमें कई सारे ऐसे सीजर्स होते हैं, या फिर पीरियड्स ऑफ अनयूजुअल बिहेवियर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। सेंसेशंस भी होती हैं। कभी कभार सीजर्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उस इंसान का कॉन्शियसनेस ही चला जाता है, यानी कि वो एकदम से बेहोश भी हो सकता है। ये होते क्यों हैं? ये तो देखिए, इसके सिम्टम्स थे, लेकिन एपिलेप्सी होती क्यों है? एपिलेप्सी का अभी तक प्रॉपरली कोई, आप ऐसा मान लीजिए, कोई प्रॉपर कॉज सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, ये कभी कभार कहा जाता है कि शायद एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि आपको आपके पेरेंट्स से मिला है, या फिर ये एक एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी भी मानी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रॉमा हो, कोई स्ट्रोक हो, कभी बहुत जोर से सर पे चोट लगी हो, उसकी वजह से भी एपिलेप्सी की बीमारी सामने आ सकती है। इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं एपिलेप्सी जो है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या इसके लक्षण हैं। सबसे पहले तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, एंग्जाइटी यानी कि बहुत बेचैनी होना, उसके बाद स्टेयरिंग यानी कि सडनली आप एक ही चीज को स्टेयर कर रहे हैं। वीकनेस, आपको जनरली आपके हड्डियों में, आपके हाथों पांव में आपको वीकनेस महसूस होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन भी होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सडनली आपकी बाजू जो है वो हिल रही है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंधे हिल रहे हैं, कोई भी चीज आपकी बॉडी का पार्ट हिल रहा है लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है। मोटा मोटा क्या होता है एपिलेप्सी में, अगर आप देखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो आपकी इलेक्ट्रिकल रिदम्स हैं वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो आपके काबू में नहीं रहती हैं। इसे कहा जाता है एपिलेप्सी। अब एपिलेप्सी अगर हम बात करें, दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉमन है दुनिया भर में, नंबर 1 पे आता है माइग्रेन, नंबर 2 पे आता है स्ट्रोक, नंबर 3 पे आता है अल्जाइमर्स डिजीज, और नंबर 4 पे आता है दोस्तों एपिलेप्सी की बीमारी। सबसे ज्यादा कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नंबर 4 पे आती है। और ऐसा नहीं कि केवल बच्चों को, बूढ़ों को होती है, हर इंसान, हर एज के इंसान को ये वाली बीमारी हो सकती है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो देखिए, इसकी ट्रीटमेंट है, यानी कि ये आप इसको क्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप इसका इलाज कर सकते हैं, यानी कि आप इसके साथ जीना सीख सकते हैं। कई सारे एंटी सीजर ड्रग्स होते हैं, यानी कि जैसे ही आपको सीजर आता है वैसे ही आपको एक दवाई दे दी जाती है। कुछ केसेस में सर्जरी या डिवाइसेस या फिर आपकी डाइटरी चेंजेस के माध्यम से भी आप एपिलेप्सी को काबू में कर सकते हैं। लेकिन वंस अगेन, इसका कोई प्रॉपर क्योर नहीं है, यानी कि ये नहीं कह सकते कि एपिलेप्सी आपकी बॉडी में से कंप्लीटली निकल जाएगी। ये सुर्खियों में क्यों थी, आप यहां पे देख सकते हैं, फरवरी 19, 2021 की ये खबर है। MSN ग्रुप के नाम से दुनिया का जाना माना एक दवाई बनाने वाली कंपनी है, जिन्होंने API तैयार कर दिया है। और ये API बेसिकली तैयार कर दिया है जो कि उस ड्रग को बनाएगा जिसके माध्यम से हम एपिलेप्सी को ट्रीट कर सकते हैं। ये वाला जो एंटी एपिलेप्सी ड्रग का नाम है ब्रेवानेक्स्ट।
एपीआई क्या होता है? बड़ी सिंपल सी चीज है। क्रोसिन के अंदर एपीआई काम करता है पैरासीटामोल, कालपोल के अंदर पैरासीटामोल, डोलो के अंदर पैरासीटामोल। तो ये सभी के सभी क्या है? ब्रांड नेम्स हैं, लेकिन इनके अंदर जो एपीआई है उसे कहा जाता है जो आपका मेन काम कर रहा है, तो वो पैरासीटामोल उसके अंदर एपीआई है। वैसे ही इस ड्रग मेकर ने इस एपीआई को तैयार कर दिया है, इसीलिए ये सुर्खियों में था। अगली बीमारी की बात कर लेते हैं, लंपी स्किन डिजीज। ये वाली जो बीमारी है दोस्तों, ये इंसानों को नहीं होती है, हाँ, लेकिन ये कैटल को होती है। खास तौर से आपको ये गाय में देखने को बहुत कॉमनली मिल जाती है, काउज में आपको देखने को बहुत कॉमनली मिलती है। ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इसको कॉज करने वाला एजेंट ये एक वायरस होता है ऑफ द फैमिली पॉक्स विरिडे। तो आपको ये याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ये प्लीज याद रखिए कि ये वाली जो बीमारी है ये एक वायरस की वजह से होती है। कभी कभार ऑप्शंस इस तरीके से आती हैं कि क्या ये बीमारी वायरस से हुई है, या पैरासाइट से हुई है, या फिर प्रोटोजोआ से हुई है, या फिर बैक्टीरिया से हुई है। तो आपका यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि ये वायरस की वजह से बीमारी कॉज करी जाती है। इसके बाद इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स जनरली जिस भी जानवर को अफेक्ट करेगा तो ये उसको सबसे पहले तो बुखार होगा, उसके बाद जो उसके लिम्फ नोड्स हैं वो आपको इतने ज़्यादा बड़े होते नजर आएंगे, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये देखिए कई सारे लम्स आपको इसकी बॉडी पे दिख रहे होंगे, तो ये बड़ा कॉमन है इसमें। और इसके साथ ही में आपको ये जो सूजन है ये भी देखने को मिल रही होगी, तो ये भी बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स यानी कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जहां से आप सांस लेते हैं और जहां से आपका खाना डाइजेस्ट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स, यहां पर भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इस बीमारी का जो रिपोर्टिंग है, सबसे पहले 2012 की बात है, जो LSD इसको हम बोल रहे हैं, इसकी रिपोर्टिंग हुई थी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से और मिडल ईस्ट के कुछ कुछ इलाकों से इसकी रिपोर्टिंग हुई थी। आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि जो दुनिया के सबसे गर्म इलाके थे वहां पे इसको देखने को पाया गया था, लेकिन धीरे धीरे बीमारी फैलने लगी और उसके बाद साउथ ईस्टर्न यूरोप में भी आपको बीमारी देखने को मिल जाती है। और 2019 में ये वाली बीमारी देखने को मिलती है एशिया और पैसिफिक रीजन में, जब ये नॉर्थ वेस्टर्न चाइना, बांग्लादेश और अब भारत के अंदर भी इस बीमारी को आपको देखने को मिल जाता है। लंपी स्किन डिजीज का पूरा टाइमलाइन आप देख सकते हैं। 2005 में ये वाली बीमारी केवल कुछ कुछ यहां पर अफ्रीकन एरियाज में देखने को मिली थी और कुछ कुछ यहां पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज में थी। 2015 में ये बीमारी बढ़कर यहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, रशिया में देखने को मिल जाती है। और 2019 में यह बीमारी आपके सामने है, भारत में भी देखने को मिलती है, चाइना में भी देखने को मिलती है, और ये सब एरियाज में तो पहले से ही देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट इज एक बहुत ही रहस्यमयी बीमारी आई थी एलुरु की, और इसमें क्या हो रहा था, अगेन वेरी सिमिलर टू जैसे हमने बात करी एपिलेप्सी की। इस बीमारी के बारे में आप देख सकते हैं, ये वाली न्यूज़ दिसंबर 19, 2020 की ये न्यूज़ है। इसको मिनी एपिडेमिक कहा जाता है। मिनी एपिडेमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि एपिडेमिक इसको कहा जाता है दोस्तों, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो कि केवल एक पर्टिकुलर इलाके में ही आपको देखने को मिलती है। नाउ इसमें मिनी एपिडेमिक में क्या हुआ था कि 2020 दिसंबर 2020 में आंध्र प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर एक छोटा सा टाउन है एलुरु के नाम से। यहां पर आपको 600 केस देखने को मिले थे और ये बैक टू बैक आ रहे थे। अब इसमें हो क्या रहा था, जो भी यहाँ पे इसके पेशेंट्स थे, या तो उनको कन्वर्जन्स हो रही थी, या उनको सीजर हो रहे थे, या डिजीनेस या नोजिया। डिजीनेस और नोजिया आप समझते हैं, नोजिया यानी कि सडनली चक्कर आना, उसके बाद वॉमिटिंग हो जाना। डिजीनेस यानी कि आपको अगेन वेरी सिमिलर टू चक्कर आना, लेकिन इसमें आपको लगता है कि बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है। सीजर आपको बता चुका हूं, पूरी बॉडी आपकी हिलने लग जाती है। कन्वर्जन्स में बेसिकली आपके बॉडी के कुछ अंग हिलने लग जाते हैं। जो सीजर थे ये 3 से 5 मिनट तक लास्ट कर रहे थे और उसके बाद अक्सर लोगों को या तो वॉमिटिंग हो रही थी या फिर कुछ लोग बेहोश भी हो रहे थे। तो पहले तो लगा कि शायद ये कोई बड़ी बीमारी है जो कि सामने आ चुकी है, लेकिन कई केसेस में ऐसा हुआ कि कुछ लोग तो ठीक होने में 2-3 दिन ले रहे थे और कुछ लोग जो है 2-3 घंटे में ही ठीक हो रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था रीजन क्या है, और क्योंकि रीजन समझ नहीं आ रहा था, इलाज भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए इसको मिस्ट्री इलनेस का नाम दे दिया गया था। और इसीलिए ये ऐसा मान लीजिए पूरे देश भर में इसको लेकर डिस्कशन होनी शुरू हो चुकी थी। इस मैप में आप लोग देख सकते हैं वेस्ट गोदावरी की ये डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि एलुरु का ये टाउन है, मार्क भी किया हुआ है। नाउ इसके बाद अगर आप देखें, इस मिस्ट्री इलनेस को जब कॉज को देखने के लिए कोई कमेटी बिठाई गई तो वहां पर उस कमेटी ने यह बताया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद जो पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यूज हैं या फिर जो हैवी मेटल कंटामिनेशन है उसकी वजह से ये वाली बीमारी फैल सकती है। लेकिन अगेन
प्रॉपरली डिटरमिन्ड तरीके से नहीं बताया गया था कि जी हाँ यही इसके तरीके हैं। इनफैक्ट जिला प्रशासन ने जब बाद में इंक्वायरी करी तो उन्होंने ये भी बताया कि शायद बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल या फिर क्लोरीन का इस्तेमाल हो रहा था सैनिटाइजेशन प्रोग्राम्स में बिकॉज ऑफ कोविड-19, उसकी वजह से भी ये वाली बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से पानी में कंटामिनेशन हो सकती है। तो क्योंकि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा था जो कि आगे जाके चीज़ें वॉश आउट हो रही थी पानी के अंदर, और क्योंकि ये वाली जो बीमारी है ये गोदावरी के आसपास के लोगों में ही देखने को मिल रही थी, इट कुड बी द रीजन। बट एज आई टोल्ड यू वंस अगेन कि एग्जैक्टली क्लियर नहीं था। हाँ, ये वाली जो पहले वाली थ्योरी थी इसको लेकर सपोर्ट क्यों मिली? बिकॉज कई सारे लोगों के जो ब्लड सैंपल्स को टेस्ट करवाया गया था उसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यूज के अंदर जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल निकल है, फॉर एग्जांपल लेड है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनोक्लोरीन्स है, ये सब चीज़ें सामने आ रही थी। इसीलिए जो पहले वाली थ्योरी है इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिल गई थी। बट अगेन रिमेंबर, कोई फाइनल कॉज सामने नहीं आया था। बर्ड फ्लू के थ्रेट की बात कर लेते हैं। पिछले साल के अंत में आपने देखा होगा फिर से बर्ड फ्लू के थ्रेट की बात हुई थी। पिछले साल के अंत में और इस साल की शुरुआत में भी बर्ड फ्लू की थ्रेट फिर से सामने आई थी। बर्ड फ्लू में भी कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बर्ड फ्लू किस तरह की इन्फेक्शन है। सबसे पहली चीज तो ध्यान रखिए, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। दूसरी चीज, इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। और ये जो बर्ड फ्लू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये केवल बर्ड्स से बर्ड्स को ही फैलता है। ये बर्ड्स से ह्यूमन को भी फैल सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है। वो कैसे फैलता है उसके बारे में जानकारी आपको बताई जाएगी, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट टू नोट, प्लीज रिमेंबर दिस कि ये मेनली जो है बर्ड्स से बर्ड्स को फैलता है और इसकी वजह से जो डेथ होती है, जो मोर्टालिटी होती है, वो बेसिकली बर्ड्स की ही होती है। सबसे कॉमन काइंड ऑफ बर्ड फ्लू जो है दोस्तों, उसका स्ट्रेन है H5N1। आई थिंक अब हम स्ट्रेन वाली नॉलेज को लेके हर एक इंडियन सिटीजन जानता है कि स्ट्रेन क्या होता है। जैसे कोविड-19 के कई सारे स्ट्रेन आपको देखने को मिले, डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, आंध्रा वेरिएंट वगैरह वगैरह, वैसे ये सारे के सारे स्ट्रेन होते हैं। अब इसमें H5N1 का जो स्ट्रेन है ये सबसे कॉमन माना जाता है, और कॉमन ही नहीं, सबसे डेंजरस भी H5N1 ही माना जाता है। H5 का मतलब क्या है? H5 बेसिकली फिफ्थ ऑफ द सेवरल नोन टाइप्स ऑफ प्रोटीन हीमा एग्लूटिनिन, एंड N स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट ऑफ सेवरल नोन टाइप्स ऑफ प्रोटीन न्यूरोमिनिडेज। ये प्लीज याद रखिएगा, यूपीएससी इस चीज को लेके सवाल पहले भी पूछ चुकी है। नाउ ये फैलता कैसे है? माइग्रेटिंग वाइल्ड डक्स आर द नेचुरल कैरियर्स ऑफ द बर्ड फ्लू वायरसेस। जो आपकी वाइल्ड डक्स होती हैं, जो जंगली आपकी डक होती हैं, अक्सर वही इस चीज को कैरी करती हैं और वहां से ये फैल जाता है टू दी डोमेस्टिक पोल्ट्री। जो आपके पोल्ट्री हाउसेज में जहां पर भी आपकी बहुत सारी चिकन्स रखे जाते हैं, वहां पर इन चीज़ों को ये फैल जाता है। इसके कई सारे स्ट्रेन्स हैं, लेकिन कुछ कुछ जो है वो केवल माइल्ड इलनेस करते हैं, लेकिन जो कई सारे स्ट्रेन्स हैं वो सिवियर होते हैं और लीथल भी होते हैं। बहुत कॉमनली जो माइल्ड वाले इसके स्ट्रेन्स हैं उसमें आपकी जो पोल्ट्री होगी उसमें एग प्रोडक्शन की कमी आपको देखने को मिलती है, लेकिन जो सिवियर वाले हैं वहां पर कई सारी पोल्ट्री मर भी जाती है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट टू नोट, जिस चीज में काफी बच्चों को कंफ्यूजन है कि नॉर्मली आपका बर्ड फ्लू जो है वो किसी प्रकार का थ्रेट ह्यूमंस को नहीं करता है। इंस्टेंसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बर्ड फ्लू टू ह्यूमंस हैव बीन रिपोर्टेड सिंस 1997। नॉर्मली तो ये नहीं करता है, लेकिन फिर भी इसके इंस्टेंसेस सामने आए हैं। 1997 की बात है, हांगकांग की एक मार्केट में आउटब्रेक हुआ था जिसमें कि 6 लोगों की डेथ हुई थी और 18 लोग यहाँ पे संक्रमित हुए थे। और ये 6 लोग जिनकी डेथ हुई थी और 18 लोग जो संक्रमित हुए थे, इनके अंदर ये वाला स्ट्रेन देखने को मिल गया था। अब ये स्ट्रेन यहाँ पे पहुंचा कैसे, इसको भी आपको बताया जाएगा। ये देखिए, असल में जो इंसान तक पहुंचने के तरीके बड़े सिंपल हैं। या तो डायरेक्ट कांटेक्ट है, ठीक है, या तो मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो कि उस एरिया में काम करता है। देखिए, अब जो कोई इंसान है जो पोल्ट्री का ही ओनर है, वहां पे काम करता है, या फिर पोल्ट्री में काम करने वाला कोई मजदूर है, तो वो डायरेक्टली इन बर्ड्स को हाथ लगाएगा। उन बर्ड्स को हाथ लगाएगा, वही हाथों को वो अपने नाक में, अपने मुंह में, अपने कान में लगा सकता है। सिमिलरली कंटामिनेटेड सर्फेसेस भी होते हैं। कंटामिनेटेड सर्फेसेस में मान लीजिए कि कोई पंछी है, तो वो किसी सरफेस के ऊपर जाकर उसने बैठा, या फिर उस सरफेस पे जाके उसने एक्सक्रीटा किया, उसके बाद उस चीज को इस इंसान ने हटाया, उस सरफेस को हाथ लगा लिया। या फिर ये देखिए, जो बर्ड फ्लू वायरस है वो हवा में भी आ जाता है, और ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए पंछी ने अपने जो विंग्स हैं उनको फड़फड़ाया, पंछी ने स्क्रैच किया, पंछी ने अपने सर को फड़फड़ाया, और यहां से ये वायरस जो है इंसान के आंख, नाक और मुंह से उसके अंदर, बॉडी के अंदर जा सकता है, नेजल पैसेज में और लंग्स तक भी पहुंच सकता है। तो ये कुछ कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से बर्ड फ्लू पहुंच जाता है इंसानों के अंदर। लेकिन अगर आप इस पूरे के पूरे बैनर की हेडिंग देखेंगे, ह्यूमन इन्फेक्शंस विद बर्ड फ्लू वायरसेस आर रेयर बट दे आर पॉसिबल। तो ऐसा नहीं है कि संक्रमण हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलता है। अब ये खतरा क्यों है? खतरा देखिए इसलिए है
क्योंकि जो फ्लू वाला वायरस होता है ना, इसकी म्यूटेशन बहुत होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कोविड-19 भी एक तरह का फ्लू वायरस था। इसमें शुरू में क्या हुआ था, लोगों को खांसी आनी शुरू होती है, बुखार होता है। ऐसे वायरसेस बहुत जल्दी बदलते हैं, बहुत जल्दी रूपांतरण करते हैं। तो जब इनका म्यूटेशन होता है, इफ द वायरस म्यूटेट्स एंड बिकम्स इजीली ट्रांसमिसिबल, उस केस में ये एक महामारी कॉज कर सकता है। तो बर्ड फ्लू वैसे तो बहुत बड़ी थ्रेट नहीं होती है, लेकिन अगर मान लीजिए ये इंसानों में आ जाता है, उस केस में ये एक बड़ी बीमारी खड़ी कर सकता है। इसीलिए जब भी बर्ड फ्लू की बीमारी सामने आती है, उसके बाद अक्सर जो लोग हैं वो चिकन वगैरह खाना बंद कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं द हिंदू की ये खबर है अप्रैल 7 की। सेकेंड वेव आई थी बर्ड फ्लू की, और इस बार ये हिमाचल प्रदेश में आई थी। केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं, बर्ड फ्लू की वेव जो है हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिली, दिल्ली में देखने को मिली, कई सारे एरियाज में हमें ये वाली वेव देखने को मिली थी। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूमोकॉकल डिजीज के बारे में। न्यूमोकॉकल डिजीज भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है। क्यों बीमारी महत्वपूर्ण है? बिकॉज पिछले साल की ही बात है, 2020 में यूपीएससी ने इस चीज को लेके सवाल पूछा था। अब ये होती क्या है और कौन इसको कॉज करता है? अभी तक हमने कोई भी बीमारी ऐसी नहीं देखी जिसमें कि बैक्टीरिया एजेंट कॉज कर रहा हो। इसमें जो आपका कॉजिंग एजेंट है वो असल में एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कौन से होते हैं? या तो स्ट्रेप्टोकोकस जीनस को बिलोंग करते हैं, या स्ट्रेप्टोकोकस में या तो वो न्यूमोनिया स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, या वो न्यूमोकॉकस स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। तो नॉर्मली जो जीनस है वो स्ट्रेप्टोकोकस होता है, लेकिन जो आपका स्पीशीज है वो या तो न्यूमोनिया होता है या फिर वो न्यूमोकॉकस भी हो सकता है। नाउ इसको कई बार आपने देखा होगा, डॉक्टर्स इस लैंग्वेज, ये वाली लैंग्वेज भी यूज करते हैं कि इस इंसान को स्ट्रेप है। तो स्ट्रेप का मतलब कि इस इंसान को स्ट्रेप्टोकोकस की बीमारी है। इसमें होता क्या है, इस इन्फेक्शंस में जो सिम्टम्स आते हैं, इसमें या तो आपके कान में इन्फेक्शन हो सकती है, या आपके साइनस में, यानी कि आपके नाक से जो आपके आंखों में कनेक्ट होता है और मुंह में कनेक्ट होता है एरिया, वहां पर इन्फेक्शन हो सकती है, या मेनिंजाइटिस यानी कि आपके दिमाग में भी दिक्कत आ सकती है, और ब्लड स्ट्रीम की इन्फेक्शन में भी दिक्कत आ सकती है। और ये वाली बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती भी है। कैसे फैलती है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के माध्यम से फैल जाती है। रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस यानी कि छींकने से, या फिर किसी आपने हाथ लगाया अपनी छींक के सामने, उस हाथ को आपने किसी और इंसान पे लगा दिया, ठीक है, सलाइवा से या फिर म्यूकस से ये चीजें एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती हैं। इसमें दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक तो नॉन इन्वेजिव है और दूसरी आपकी इन्वेजिव है। नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव का मतलब बड़ा सिंपल है। अगर आपके शरीर के अंदर वो वाला बैक्टीरिया पहुंचा नहीं है लेकिन फिर भी आपको सिम्टम्स हैं, तो उसको दोस्तों नॉन इन्वेजिव कहा जाता है। अगर बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर पहुंच चुका है और फिर आपको सिम्टम्स है तो उसको इन्वेजिव कहा जाता है। अब देखिए, मेनिंजाइटिस के केस में यहां पर बैक्टीरिया दिमाग के अंदर पहुंच चुका है, निमोनिया विद बैक्टीरिया आपकी लंग्स के अंदर पहुंच चुका है, या फिर बैक्टीरिया आपके लिवर या किडनी के एरियाज में भी पहुंच चुका है। निमोनिया विदाउट बैक्टीरिया ये भी पॉसिबल है, यानी कि निमोनिया तो है लेकिन बैक्टीरिया अवेलेबल नहीं है। साइनोसाइटिस विदाउट बैक्टीरिया, और यहां पर भी अगेन आपका जो साइनस वाला एरिया है इसमें भी आपको बैक्टीरिया नहीं है बट फिर भी बीमारी आपको देखने को मिल रही है। अब ये चीज सुर्खियों में क्यों थी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। न्यूमोकॉकल डिजीज एक बहुत ही बड़ी बीमारी मानी जाती है, और दुनिया भर में जो U5MR रेट है, U5MR क्या टर्म है? अंडर 5 मोर्टालिटी रेट जो कहा जाता है, जिसको कि U5MR कहा जाता है, इसमें बहुत बड़ा योगदान इस पर्टिकुलर बीमारी का माना जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखें, एक साल में इंडिया में जो 71% ऑफ डेथ्स हैं वो इंडिया में हो रही हैं, और 57% ऑफ केसेस हैं वो इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। यानी कि दुनिया भर के 71% केसेस आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, और 57% के सिवियर केसेस भी भारत में ही देखने को मिल रहे हैं। तो दुनिया भर में भारत का जो केस लोड है वो न्यूमोकॉकल डिजीज का बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए आपने सुना भी होगा, भारत के अंदर जो राष्ट्रीय टीकाकरण का प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसको कि हम लोग NIP या फिर जिसको कि हम लोग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोलते हैं, उसके अंदर न्यूमोकॉकल डिजीज की जो वैक्सीन है उसको इंक्लूड करवाया गया है। WHO ने इसको रेकमेंड किया था, इसीलिए भारत ने इसको इंक्लूड करवा लिया गया था। इसको कहा जाता है PCV। PCV की फुल फॉर्म क्या है? न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। और दोस्तों सवाल 2020 में इसी चीज के ऊपर पूछा गया था, न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। अब देखिए, सुर्खियों में इसलिए थी बिकॉज दिसंबर 2020 की बात है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत की पहली
फुली इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूमोकॉकल वैक्सीन न्यूमोसिल को लॉन्च किया था। और ये वाली जो वैक्सीन थी इसको डेवलप किसने किया था, आजकल बहुत सुर्खियों में है सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने कि न्यूमोसिल को डेवलप किया था। एंड इन्होंने डेवलप किया था विद अ कोलैबोरेशन विद पाथ एंड बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। पाथ भी आपकी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहाँ पे हेल्प किया था। और अगेन बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये भी आजकल बहुत सुर्खियों में चल रही है। तो ये 3 लोगों ने मिलकर न्यूमोसिल को डेवलप किया था और ये भारत की पहली फुली इंडिजिनस डेवलप्ड न्यूमोकॉकल वैक्सीन है। न्यूमोकॉकल वैक्सीन को फिर से आपको बता दूं, पीसीवी कहा जाता है। पीसीवी की फुल फॉर्म है न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, राइट। अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं मलेरिया। मलेरिया दोस्तों इट इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, लेकिन कॉजिंग एजेंट क्या है, कॉजिंग एजेंट मॉस्किटो नहीं है। मॉस्किटो फिर यहां पर क्या है, मॉस्किटो दोस्तों ये यहां पर वेक्टर है। वेक्टर में और कॉजिंग एजेंट में बहुत फर्क होता है। कॉजिंग एजेंट मलेरियल पैरासाइट है जो कि एक प्रोटोजोआ होता है। तो ये प्रोटोजोआ है जो कि असल में मलेरिया को कॉज करता है। लेकिन अगर किसी इंसान को ये वाला मलेरिया हो चुका है, उसके बाद अगर उस इंसान पे जाके ये वाली एनोफिलीज मॉस्किटोस को काट लेती है तो ये बन जाती है वेक्टर और ये किसी दूसरे इंसान को जाके वो बीमारी करवा सकती है। तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इफ द मॉस्किटो इटसेल्फ इज इन्फेक्टेड विद द मलेरियल पैरासाइट। इसको यहां से समझ लीजिए, बहुत आसान है। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए मॉस्किटो आपका इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड आपका पर्सन है। ये वाला जो मॉस्किटो था ये इन्फेक्ट कैसे हुआ, ये बेसिकली किसी इन्फेक्टेड पर्सन से ही उसके ऊपर उसको काट कर आया है। उसके बाद इस पर्टिकुलर इंसान को जाके इन्फेक्ट कर दिया, उस इंसान के जाके लिवर सेल्स को इम्पैक्ट करता है, उसके आरबीसीज को इम्पैक्ट करता है। इसके बाद दूसरा आपका मॉस्किटो इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है। या ये कैसे इन्फेक्ट हुआ, क्योंकि इसने इसको काटा होगा और उसके बाद ये वाले इंसान को काट देता है ये। तो ये पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता है। ये मलेरिया का ट्रांसमिशन साइकिल है। सिम्टम्स बड़े अजीब होते हैं मलेरिया के। कभी आपको बहुत ठंड लगती है, कभी आपको बहुत तेज बुखार आता है, कभी आपको बहुत तेज पसीना आता है और कभी आपको लगता है कि आपका बुखार सडनली कम हो चुका है। नाउ इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है, यानी कि एक बार आपको इस मच्छर ने काट लिया है तो उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आपको हो जाएगा, कुछ समय के बाद आपको ये देखना शुरू होता है। 5 काइंड्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स देखने को मिलते हैं। अगेन यहां पर आपका जीनस तो वही है, जीनस यानी कि वो तो प्लाज्मोडियम ही है, लेकिन स्पीशीज अलग अलग देखने को मिलती है। पहले केस में फैल्सीपैरम है, दूसरा वाइवैक्स है, तीसरा आपका मलेरिया है, चौथा आपका ओवाले है और पांचवा आपका नॉलेसी है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द रीजन इन द वर्ल्ड ये अलग अलग तरह के पैरासाइट्स आपको देखने को मिलते हैं। भारत में बहुत कॉमनली आपको प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम देखने को मिल जाते हैं। यहां पर देखिए भारत में जो 1.57 लाख मलेरिया केसेस आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो आ रहे हैं वो ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इन 2019 1.1 लाख केसेस जो आए थे वो फैल्सीपैरम मलेरिया के ही आए थे। तो 1.57 में से 70% केसेस जो हैं वो भारत में फैल्सीपैरम मलेरिया के ही देखने को मिले थे। लेकिन ये चीज सुर्खियों में इसलिए आई बिकॉज दिसंबर 2020 की बात है, ध्यान से देखिए। भारत में ये बिल्कुल भी पहले नहीं देखा गया था, नॉट वेरी कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवाले, ये पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था। एक केरल में कोई जवान था, ये वाला जो सोल्जर था ये बेसिकली सूडान में कहीं पोस्टेड था। सूडान आपकी एक कंट्री है अफ्रीका की, वहां पे कहीं पोस्टेड था जहां पर से ये उस पर्टिकुलर मलेरिया को का जो वेरिएंट था उसको भारत में लेकर आया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है दिसंबर 11, 2020, रेयर मलेरिया टाइप डिटेक्टेड इन जवान आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम सूडान एंड इट हैज बीन कंटेन्ड इन केरला, राइट। इसीलिए हम इसकी बातचीत यहाँ पे कर रहे थे। तो मलेरिया के बारे में कुछ कुछ चीजें जाननी इंपॉर्टेंट है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसको कॉज करता है, और जो रिसेंटली न्यूज में था प्लाज्मोडियम ओवाले, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्लीज रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हवाना सिंड्रोम के बारे में। ये भी अगेन सुर्खियों में थी, दिसंबर 6, 2020 की बात है। बेसिकली क्या हुआ था, 2016 से ये कहानी चलती आई है। आपको ब्रीफली बताऊंगा क्या हुआ था, इसका नाम हवाना क्यों रखा गया है। तो 2016 की बात है, कई सारे जो यूएस के डिप्लोमैट्स हैं, इनफैक्ट केवल यूएस के ही डिप्लोमैट्स नहीं थे इसमें इनफैक्ट कनाडा के भी कई सारे डिप्लोमैट्स थे जो कि इससे संक्रमित हुए थे। संक्रमित भी नहीं कहना चाहिए, जो कि इससे अफेक्टेड हुए थे। तो यूएस और कनाडा के डिप्लोमैट्स जो कि हवाना में स्टेशन थे, हवाना कौन सी कंट्री में है, क्यूबा का कैपिटल है हवाना। तो हवाना में जो लोग स्टेशन थे इनको कई सारे सिम्टम्स देखने को मिले।
बीमारी का नाम समझ नहीं आ रहा था, बीमारी कैसे हुई ये समझ नहीं आ रहा था। सिम्टम्स क्या क्या थे, इसमें नोजिया था, हेडेक था, फैटीग थी, डिजीनेस थी, स्लीप प्रॉब्लम थी और हियरिंग लॉस था। हियरिंग लॉस की वजह से समझ नहीं आ रहा था कि बेसिकली बीमारी आखिरकार है तो क्या है। और इस चीज को लेकर रिसर्च होनी शुरू हो चुकी थी, और क्योंकि समझ नहीं आ रहा था इसीलिए, और क्योंकि ये क्यूबा में हुआ था, हवाना में हुआ था, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया हवाना सिंड्रोम। और ये फिर से सुर्खियों में आई थी, जस्ट अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, जब 2021 में कई सारे और लोग इससे जो है अफेक्ट हो गए थे, और इस बार भी यूएस के ही लोग अफेक्ट हुए थे, इसीलिए इसको लेकर बातचीत होनी शुरू हो गई थी। नाउ इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट कब सामने आई थी, 2016 से बातचीत चलती आई थी, लेकिन दिसंबर 2020 में ये रिपोर्ट सामने आई, और ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी यूएसए की एक अकादमी है, नेशनल अकेडमीज ऑफ साइंसेज। इन्होंने रिपोर्ट को कंक्लूड कर दिया कि यहां पर जो ये लोग अफेक्ट हुए थे, इनको डायरेक्टेड पल्स्ड आरएफ एनर्जी के द्वारा ही ये लोग अफेक्ट हुए थे। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। बेसिकली इन्होंने ये कहा कि माइक्रोवेव्स की वजह से इन लोगों को ये वाले सिम्टम्स देखने को मिले थे, यानी कि इनके ऊपर माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हुए अटैक किया था, और इसीलिए इन्होंने कहा था कि माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है, सो दैट यूएस के और कनाडा के डिप्लोमेट्स को यहां पर अफेक्ट किया जाए। माइक्रोवेव्स क्या होती हैं, बिल्कुल वही होती है माइक्रोवेव्स जो कि आपके घर के अंदर माइक्रोवेव है, जो उसके अंदर वेव्स निकलती हैं, वही माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया गया था। माइक्रोवेव वेपन्स बेसिकली एक ऐसे टाइप ऑफ डायरेक्ट एनर्जी होते हैं जो कि कंप्लीटली फोकस्ड वे में काम करती हैं, और फोकस्ड वे में काम इस तरीके से करती हैं कि ये वाले सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। तो अब जो है ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। इनफैक्ट रिसेंटली यूएसए ने आरोप लगाया कि शायद चाइना ने भी ऐसा किया है, रशिया ने भी ऐसा किया है। वो चीज़ें कंफर्म नहीं हुई हैं, बट हाँ, माइक्रोवेव वेपन्स में बेसिकली माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, और जिस प्रिंसिपल पे आपके घर के अंदर लगा हुआ माइक्रोवेव काम करता है, उसी प्रिंसिपल के आधार पर इन वेव्स को डायरेक्ट करवाया गया था। राइट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं चपारे वायरस के बारे में। तो ये जो चपारे वायरस है ये क्या है। द चपारे हेमरेजिक फीवर इज कॉज्ड बाय द सेम एरिना वायरस फैमिली विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलनेसेज सच एज द इबोला वायरस डिजीज। तो देखिए, अगेन याद क्या रखना है, जैसा इसका नाम है, सबसे पहले तो इसका जो कॉजिंग एजेंट है वो एक वायरस है, और ये हेमरेजिक फीवर माना जाता है, यानी कि बहुत तेज फीवर होता है। और इसमें जो आपके सिम्टम्स हैं हेमरेजिक फीवर में, आपका पेट दर्द भी हो सकता है, आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, ब्लीडिंग गम्स यानी कि आपके मसूड़ों में से खून निकल सकता है, स्किन में रैशेज हो सकते हैं, आंखों के पीछे दर्द भी हो सकता है। ऑलमोस्ट सिमिलर सिम्टम्स आपको इबोला वायरस डिजीज में देखने को मिलते हैं, और इबोला वायरस को कॉज करने वाली जो फैमिली है उसको कहा जाता है एरिना वायरस। एरिना वायरस कौन कॉज करता है, बेसिकली रैट्स या फिर रोडेंट्स के द्वारा कॉज किया जाता है, एंड इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड रोडेंट, या उसके यूरिन या उसके ड्रॉपिंग्स के माध्यम से ये किसी भी इंसान को हो सकता है। और एक बार किसी इंसान को हो जाए तो उसके बाद ये दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। इसका नाम चपारे क्यों रखा गया था, बिकॉज ये एक जगह का नाम है, जहां पर ये जगह का नाम है जो कि बेसिकली बोलिविया के अंदर एक प्रोविंस है, जहां पर इसको पहली बार देखने को मिला था। बिगेस्ट आउटब्रेक हुई थी 2019 में, व्हेन 3 हेल्थ केयर वर्कर्स हैड डाइड। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, यानी कि अगर आपको ये फीवर हो जाता है, हाँ इसमें क्या है कि दवाइयाँ आप ले सकते हैं, ठीक है, आप लिक्विड्स लेते रहिए, आप उसके बाद जैसे जो पैरासीटामोल है अपने फीवर को कम करते रहिए, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं, लेकिन हाँ कोई प्रॉपर इलाज सामने नहीं आया है। सपोर्टिव थेरेपीज क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रेशन, मैनेजमेंट ऑफ शॉक, सिडेशन, पेन रिलीफ वगैरह वगैरह हो सकता है, लेकिन कोई प्रॉपर इसका इलाज सामने नहीं आया है। आप यहाँ पे देखिए, ओल्ड वर्ल्ड एरिना वायरसेस यानी कि जो पुराने टाइम में देखने को मिलते थे, वो यहाँ पर आपको अफ्रीकन कंट्रीज में ही देखने को मिलते थे, लेकिन आज के टाइम पे न्यू वर्ल्ड एरिना वायरसेस आपको साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए ये काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है। नेक्स्ट, इसकी चर्चा बहुत हो चुकी है, म्यूकोरमाइकोसिस, दैट इज ब्लैक फंगस। ये बेसिकली क्या है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। तो ये कोई वायरस इन्फेक्शन नहीं, ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं, ये कोई फंगल इन्फेक्शन है, और ये इट इज कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मोल्ड्स जिनका नाम है म्यूकोरमाइसीट्स। प्लीज ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल जो म्यूकोरमाइकोसिस है बहुत चर्चा में रही है। इसमें बेसिकली ये उन लोगों को अफेक्ट करती है जिनको ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम हो। आसान भाषा में कहूं तो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी पहले से कम हो चुकी है, वो लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। जो कोई इंसान स्वस्थ है उसको म्यूकोरमाइकोसिस की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स सबसे पहला सिम्टम होता है सर दर्द होना, ठीक है।
अगर सर दर्द नहीं होगा तो आपके मुंह के एरिया में दर्द हो सकता है, खास तौर से आपकी जो चीक्स हैं यहां पर आपके दर्द हो सकता है, नेजल कंजेशन हो सकता है, धीरे धीरे आंखों की रोशनी जा सकती है, आंखों में ब्लर दिखना शुरू हो सकता है, स्वेलिंग इन द चीक्स एंड द आईज एंड ब्लैक क्रस्ट इन द नोज आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये सब चीजें आपने आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में देख रही होंगी, काफी सारी चीजें आपने देख ली होंगी कि कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है। उनको क्यों हो रहा है? बड़ी एक एक्सप्लेनेशन जो सामने आई है वो बेसिकली है स्टेरॉइड्स की, कि कई सारे पेशेंट्स हैं जो कि अपनी खांसी को दूर करने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, स्टेरॉइड्स आप जितने ज़्यादा लेंगे उतना ही आपका जो इम्यूनिटी है वो कम होता जाएगा। इम्यूनिटी कम होता जाएगा तो आप म्यूकोरमाइकोसिस के शिकार हो सकते हैं दोस्तों। नाउ म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर यूएस सीडीसी के कुछ नंबर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये बीमारी आपको हो जाती है तो इसमें मोर्टालिटी रेट 54% का है, यानी कि अगर 100 लोगों को ये बीमारी होगी तो उसमें से 54 लोग जो है वो मर सकते हैं। ठीक है, और ये केवल एक औसतन रेट है, इट इज़ पॉसिबल कि इसमें ज़्यादा लोग भी मर जाएं। इसका इलाज कुछ नहीं है, इसका इलाज बेसिकली ये है कि एक तो आप एंटी फंगल दवाइयाँ होती हैं वो ले सकते हैं, या फिर आप सर्जरी करवा सकते हैं जहाँ जहाँ पर आपकी बॉडी में वो वाली चीज़ पहुँच चुकी है। लेकिन सर्जरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, कामयाब होगी नहीं होगी किसी को नहीं मालूम, और एंटी फंगल दवाइयाँ भी इतनी स्ट्रॉन्ग फंगस के खिलाफ काम नहीं करती हैं। इंपॉर्टेंट टू नोट, ये वाली जो फंगस होती है ये नॉर्मली आपके एनवायरनमेंट में देखने को मिल जाती है, लेकिन ये अफेक्ट केवल तभी करती है किसी इंसान को अगर किसी इंसान की जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। ठीक है, इम्यूनिटी स्वस्थ है, सही है, प्रतिरक्षा प्रणाली सही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें कोविड के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल रही थी, इसीलिए इसकी चर्चा सामने आई थी। ये स्टेरॉइड्स की वजह से आपको ज़्यादातर देखने को मिल रही थी, राइट। द डीजीसीआई जो आपका ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, इन्होंने मार्च में भारत सीरम्स एंड वैक्सीन लिमिटेड को कहा कि यू कैन यूज एंटी फंगल इन्फेक्शन जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी एज अ मेडिकल इंटरवेंशन इन द पेशेंट्स। ये चीज़ भी काफ़ी सुर्खियों में चल रही है, एम्फोटेरिसिन बी। इनफैक्ट माना जा रहा है कि ये बहुत ही जल्द भारत में आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टिनिटस के बारे में। टिनिटस एक कॉमन कंडीशन है, ये भी सुर्खियों में इसीलिए थी बिकॉज ऑफ कोविड-19। इसमें क्या होता है, परसेप्शन ऑफ नॉइज आती है या फिर रिंगिंग इन द ईयर्स आती है एंड द हेड। तो परसेप्शन ऑफ नॉइज यानी कि आवाज आ नहीं रही है लेकिन आपको लग रहा होगा कि शायद आपको आवाज आ रही है, या फिर आपके कान बज रहे हैं। ठीक है, केवल कानों में ही नहीं, कभी कभार सर के पार्ट में भी आपको लगता है कि शायद मुझे कोई आवाज आ रही है। इसके कॉजेज कई सारे हो सकते हैं, यानी कि मान लीजिए आपका जो हेयर सेल्स हैं जो कि आपके कान के अंदर होते हैं या तो वो डैमेज हो चुके हैं या वो टूट चुके हैं, उस केस में आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर जिस तरीके से आपके ब्लड वेसल्स के आसपास जो ब्लड मूव करता है उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। आपकी जॉ बोन में अगर दिक्कत है, इस पार्ट में दिक्कत है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर आपके ब्रेन में कोई दिक्कत है कि वो साउंड को किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, तब भी ये दिक्कत आपको सामने आ सकती है। सुर्खियों में इसलिए थी बिकॉज कुछ ऐसी रिसर्च सामने आई थी, टिनिटस की प्रॉब्लम इट इज बीइंग exacerbated by COVID-19 and also by the measures against the infection, कि जिन लोगों को COVID-19 है और जो इसको इलाज करने के लिए दवाइयां ले रहे हैं उसकी वजह से टिनिटस सामने आ रहा है। तो जो चीज म्यूकोरमाइकोसिस है, सिमिलरली वैसे कि कोविड-19 की वजह से यहां पर लोगों को टिनिटस की भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। इसका इलाज क्या है? इट कैन बी इम्प्रूव्ड विद द ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज, यानी कि आपको अगर ये नहीं पता कि 1, 2, 3, 4 में से प्रॉब्लम कहां पर है, तब तक आप इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये पता लगा लेंगे कि प्रॉब्लम किस में है तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टीबी। टीबी ऑलमोस्ट हर साल सुर्खियों में रहती है और टीबी को कॉज करने वाला जो एजेंट है वो एक बैक्टीरिया है। ये कोई वायरस नहीं है, कोई फंगस नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड इट मोस्ट ऑफन अफेक्ट्स द लंग्स। आपने देखा भी होगा कि टीबी जब होता है किसी इंसान को तो सबसे पहले उसके लंग्स को ही अफेक्ट करता है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। कैसे? खांसी के थ्रू, छींक के थ्रू या फिर थूक के थ्रू भी फैल सकता है। टिपिकली ये लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन कभी कभार ये दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। अगर लंग्स को करेगा तो इसको पल्मोनरी टीबी कहा जाता है, लंग्स को नहीं करेगा तो इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। टीबी को लेकर जो आपका ट्रीटमेंट का कोर्स है इसको कहा जाता है दोस्तों डॉट्स, और डॉट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। आई एम श्योर काफ़ी सारे बच्चों को ये नहीं मालूम होगा, लेकिन डॉट्स जो है ये बेसिकली आपका टीबी की ये एक इलाज है। ये वाला जो इलाज है ये किसके द्वारा प्रिस्क्राइब करा गया था?
WHO के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया ये इलाज है और ये वाला इलाज भारत में कई सारे सालों से चल रहा है। ठीक है, केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में जहां पर भी टीबी की प्रॉब्लम आती है वहां पर आपको डॉट्स का इलाज देखने को मिल जाता है। इसको लेके भारत ने एक नया स्ट्रैटेजिक प्लान जारी किया था जिसका नाम है 2017-2025। इसमें हमारा लक्ष्य क्या था कि हमें 2025 तक टीबी को भारत से खत्म कर देना है, और वो भी हमने लक्ष्य इसलिए रखा था कि सो दैट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में लक्ष्य है हम उससे 5 साल आगे बढ़ जाएं, उसमें 5 साल पहले ही हम इस लक्ष्य को पूरा कर लें। ठीक है, इसके बाद भारत ने नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है जिसको कि हमने रिवाइज किया था, रिवाइज्ड RNTCP, इसको नया नाम दे दिया गया है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, सो दैट हम जो ये 2025 वाला लक्ष्य है इसको और जल्दी अटेन कर सकें। इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा 3 चीजें होती हैं, यहां पे नीचे लिखा भी हुआ है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। बेसिकली अगर मान लीजिए कोई इंसान इट्स डॉट्स की थेरेपी को सीरियसली नहीं लेता है, अपनी दवाइयों को समय से नहीं लेता है, तो उस केस में टीबी का इलाज जो है वो काम नहीं करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको MDR टीबी हो जाता है तो कुछ दवाइयां काम नहीं करेंगी, अगर मान लीजिए आपको XDR टीबी हो जाता है तो और दवाइयां काम नहीं करेंगी, और एक होता है TDR टीबी, दैट इज टोटल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, जिसमें टीबी की कोई भी दवाई काम नहीं करती है। इसको साइंटिफिक भाषा में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, कि अगर आपने दवाइयों को सीरियसली नहीं लिया है उस केस में आपको टीबी की दवाई काम नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल किसी इंसान को 5 दिन का कोर्स दिया और उसने 2 दिन के बाद दवाई लेनी बंद कर दी क्योंकि उसको लगा वो ठीक हो चुका है, उस केस में उसको आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। तो डॉक्टर जो भी आपको बोल रहा है उसको सीरियसली लेना है, उसको लाइटली नहीं लेना है। नेक्स्ट बीमारी है पोलियो की। पोलियो सुर्खियों में क्यों थी? बिकॉज अफ्रीका से इस साल पोलियो को खत्म कर दिया गया था। इस साल नहीं, पिछले साल 2020 की बात है। पोलियोमाइलाइटिस ये भी एक बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है और ये एक वायरल डिजीज है जो कि सीधा सीधा आपके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करती है। 3 तरह के पोलियो वायरसेस होते हैं, वाइल्ड पोलियो वायरसेस 3 तरह के होते हैं। एक आपका टाइप 1 है, फिर आपका टाइप 2 है, उसके बाद आपका टाइप 3 है। लेकिन अभी क्या है, केवल टाइप 1 वाइल्ड पोलियो वायरस है जो कि सर्कुलेशन में है। टाइप 2 और टाइप 3 जो है ये सर्कुलेशन में देखने को नहीं मिलते हैं। अगेन ये आपके क्या है, ये भी आपके स्ट्रेन है, जैसे आपके कोविड के स्ट्रेन हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, वैसे ही यहाँ पर जैसे कोविड के स्ट्रेन हैं डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, वैसे ही आपके पोलियो वायरस के भी स्ट्रेन हैं। लेकिन आज की डेट में दुनिया में केवल आपको टाइप 1 देखने को ही मिलता है। इसका दोस्तों इलाज कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपने टीकाकरण करवा लिया है तो इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको आप रोक सकते हैं होने से। लेकिन अगर आपको हो गया है, इलाज कोई नहीं है, सीधा सीधा नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट करता है और बहुत ही छोटी उम्र में उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है बार बार पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की, क्योंकि अगर आप वो 2 बूंद ले लेंगे तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। इसमें कई तरह की वैक्सीन इसके खिलाफ चलती हैं, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एक होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जिसको कि IPV कहा जाता है, एक होती है ओरल पोलियो वैक्सीन जिसको कि OPV कहा जाता है। केवल इतना ध्यान रखिए कि ओरल पोलियो वैक्सीन में जो वायरस होता है वो जिंदा होता है, आपके अंदर एक जिंदा वायरस डाला जाता है जिसके एक अलग मैकेनिज्म से आप उस वायरस को एलिमिनेट करते हैं, फिर वैक्सीन काम करती है। IPV के अंदर जो वायरस आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है वो किल्ड वायरस होता है, राइट। रिसेंटली WHO ने अफ्रीकन रीजन समझ रहे हैं, पूरे के पूरे द्वीप को, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को, दे हैव मेड इट फ्री ऑफ द वाइल्ड पोलियो वायरस, नो केस ऑफ वाइल्ड पोलियो फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। अगर 3 साल तक कोई केस नहीं आता है तब आपको ये वाला दर्जा दे दिया जाता है। अब देख लीजिए पूरे विश्व में वाइल्ड पोलियो वायरस केवल 2 ही देशों में है, एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान, और अभी जो है और किसी भी देश में आपको वाइल्ड पोलियो वायरस देखने को नहीं मिलता है। हाँ, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस अभी भी कुछ कुछ इलाकों में देखने को मिल रहा है, विच इंक्लूड्स यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज हैं और ये भी आपकी कुछ कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया की हैं। बट हाँ, अगर वाइल्ड पोलियो वायरस की बात करें तो सवाल इसी में से आएगा कि वो फिलहाल केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट बीमारी है कालाजार की। कालाजार की बीमारी जो है ये एक खास तरह की बीमारी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। ये एक टेक्निकल टर्म है दोस्तों, इसका कोई मतलब है इट इज अ निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, यानी कि NTD। NTD का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में कहूं या फिर एक अलग भाषा में कहूं, ये बीमारी गरीबों की बीमारी है। ये केवल उन्हीं इलाकों में होती है जो कि बहुत ऐसे इलाके हैं जहां पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, केवल उन्हीं लोगों को होती हैं जो कि बहुत गरीब हैं, जिनके पास एक्सेस नहीं है मेडिकल फैसिलिटीज का और हाइजीनिक फैसिलिटीज का। इसमें होता क्या है, ये उन्हीं इलाकों में होती हैं जहां पर सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। तो ये बेसिकली एक ऐसे
प्रोटोजोअन से होती हैं जो कि साफ सुथरे इलाकों में नहीं पाए जाते हैं। कुछ गंदे इलाके होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका कचरा गार्बेज इकट्ठा होता है, वहाँ पर आपको ये लीशमैनिया पैरासाइट्स देखने को मिलते हैं। एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमंस बाय द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड सैंड फ्लाइज। तो ये आपका पैरासाइट इस सैंड फ्लाई में होगा, ये सैंड फ्लाई आके बाइट करेगी किसी इंसान को और उसके बाद ये फैल जाता है। नॉर्मली जो काला आजार है बच्चों में देखने को मिलता है। होता क्या है, इर्रेगुलर फीवर, कभी बुखार आता है कभी चला जाता है, वेट लॉस हो सकता है, एनीमिया खून की कमी हो सकती है, एंड स्वेलिंग ऑफ द स्प्लीन एंड द लिवर। ये सबसे कॉमन है इसमें कि सडनली आपका जो लिवर है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, स्प्लीन बहुत ज़्यादा एकदम सूज जाता है। ये वाली जो बीमारी है ये असल में बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल ग्लोबल केसेस एंड द डिजीज इज एंडेमिक टू बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। एंडेमिक यानी कि केवल इन्हीं स्टेट्स में आपको देखने को मिलती है और किसी स्टेट में आपको देखने को नहीं मिलती है। पर अच्छी बात क्या है, रिसेंटली यूपी और वेस्ट बंगाल ने अचीव कर लिया है देयर एलिमिनेशन टारगेट ऑफ द डेडली काला आजार। और अब वाइल ओनली 4 ब्लॉक्स इन बिहार एंड 12 इन झारखंड हैव रिपोर्टेड मोर देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन। तो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन हाँ अभी भी काला आजार की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा भारत में देखने को मिल जाती है। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ जाना होगा और इस साल के प्रीलिम्स में आपको काफ़ी हेल्प होगी इस पर्टिकुलर वीडियो से। लेकिन जाने से पहले बता दूं, अनअकैडमी कॉम्बैट में आपको हिस्सा लेना है दोस्तों यूजिंग माई यूनिक रेफरल कोड ANIUPSC, जिसके चलते आप स्कॉलरशिप भी यहाँ पे जीत सकते हैं। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।